दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी दहलीज। घड़ी में 8 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। साक्षी ने अपने सूटकेस की तरफ देखा, मेज पर रखे हुए अपने टिकट की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर उठी। अपने सजे हुए ड्राइंग रूम को एक बार फिर निहारा। इसकी एक एक सजावट की चीज उसने और नमन ने एक साथ खरीदी थी। फिर दीवार पर लगी हुई अपनी शादी की फोटो को देखा, जैसे सब कुछ आखिरी बार कह रही हो। अपने पुराने जीवन को, उस पुरानी साक्षी को जैसे अलविदा कह रही हो, क्योंकि फैसले की घड़ी आ चुकी थी। फैसला क्या था? अब तो समय आ गया था अपने जीवन की बागडोर एक बार फिर अपने हाथ में लेने का। इस जीवन में एक बार अपने माता पिता की खुशी के लिए अपने प्यार की आहुति दे चुकी थी। अब और कोई भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी। अब समय था अपने जीवन को अपनी शर्तों पे भरपूर जीने का। कब तक कैसे मर मर के जीने को जिंदगी का नाम दिया जा सकता है? हर पल मुट्ठी से फिसलती हुई बारिश की बूंदों जैसे इस जीवन से चंद बूंदें चुराकर उसमें पूरा जीवन जीना था, और उसकी कीमत चुकाने को वो अब तैयार थी। नमन, उसका पति, अच्छा आदमी था, उसे कोई शिकायत नहीं थी नमन से। पर अंजुम उसका प्यार था, पहला प्यार, जिसे वो 4 साल पहले छोड़कर नमन के साथ शादी करके मुंबई आ गई थी। लेकिन जिस प्यार को उसने छोड़ दिया था, वो प्यार अभी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो जिस प्यार को भुला चुकी थी, 4 साल बाद उसी प्यार ने एक बार फिर दस्तक दी थी। पिछले शनिवार शाम की तो बात थी। साक्षी अपने पति नमन का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी, आज फिर से नमन ने आने में देर कर दी। जब से नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है यही हाल है। 4 साल की शादी में 2 साल तो इस प्रोजेक्ट की आहुति चढ़ चुके हैं। आज अंदर ही अंदर एक उदासी और अकेलापन उसको जैसे खाए जा रहा था। 4 साल हो गए थे मुंबई आए, पर अभी भी न ये शहर अपना लगता था और न ही यहाँ रहने वाले। साक्षी के लिए घर अभी भी मनाली ही था। आंखें बंद करते ही पहुंच जाती थी मुंबई की गर्मी और शोर से दूर, मनाली के ऊंचे पहाड़ों और हवा में लहराते हुए चिनार के पेड़ों के बीच। आज घर की कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। एक ठंडी आह भरकर साक्षी ने माँ को फोन लगाया और बहुत देर तक इधर उधर की बातें करती रही। लेकिन एक नजर घड़ी पर और कान दरवाजे की घंटी सुनने को आकुल। माँ कह रही थी, साक्षी कुछ दिनों के लिए घर आ जा, तेरी सहेली सलमा भी आजकल आई हुई है। आऊंगी माँ, साक्षी बोली, जल्दी आऊंगी। आज जाने अतीत अपनी तरफ इतना क्यों खींच रहा था। सलमा का नाम सुनते ही जो यादों की खिड़कियां अधखुली थीं, वो भी पूरी खुल गईं। सलमा उसके बचपन की सहेली थी और अंजुम की बहन। अंजुम नाम लेते ही आंखों के सामने लंबे घुंघराले बालों वाला हंसता हुआ अंजुम का चेहरा आ जाता। उसे देखते ही जैसे लाखों बल्ब जल जाते थे साक्षी के मन में। चुलबुला बिंदास अंजुम, मुस्कुराता चेहरा, मस्ती और छेड़छाड़ का अंदाज, हर बात को मजाक में उड़ाने की आदत। हर वक्त हाथ में गिटार लिए गाने गाता रहता था, अपना रॉक बैंड बनाना चाहता था। उसकी हर बात पर साक्षी ठहाके मारकर हंसती थी और बात धीरे धीरे हंसी खेल से आगे बढ़ गई। बचपन में घर घर साथ में खेलते हुए न जाने कब सचमुच का घर बसाने के सपने देखने लगे थे दोनों। अंजुम कहता, साक्षी देखो, सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वादा करो कि यही बर्फ जब गर्मियों में पिघलेगी तो तुम यहीं मेरे साथ, मेरे हाथ में हाथ लिए, मेरे कंधे पे सर रख के मेरे गाने सुन रही होगी। और साक्षी मुस्कुरा देती। प्यार करने वालों की दुनिया में फर्ज और धर्म की दीवारें नहीं होती, पर हकीकत की दुनिया में तो होती हैं। जब ये बात घर वालों को पता चली तो बवाल मच गया। साक्षी बहुत रोई थी उस दिन, लेकिन न मां का दिल पसीजा न पापा का। अंजुम? पापा ने गुस्से में पूछा था। अंजुम से शादी कैसे कर सकती हो तुम? साक्षी ने सर झुका लिया और पापा के पसंद के लड़के से शादी कर ली। घर के साथ, बचपन के साथी भी छूट गए। लेकिन आज सब कितना याद आ रहा था।
फिर सपनों की दुनिया से निकलने के लिए साक्षी ने टीवी चलाया और एक बड़ी अंगड़ाई लेकर रसोई की तरफ अपना खाना खाने के लिए बढ़ी, लेकिन बस वहीं खड़ी रह गई। टीवी पे अंजुम का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, साक्षी के ख्यालों से निकलकर जैसे वो उसकी आंखों के सामने आ गया था। टीवी पर इंटरव्यू आ रहा था नए रॉक बैंड बर्फ के रॉक स्टार अंजुम का। ये बर्फ नाम क्यों चुना आपने अपने रॉक बैंड के लिए? सामने बैठी पत्रकार पूछ रही थी। अंजुम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मेरा संगीत आपको मेरे शहर मनाली की बर्फ से ढकी पहाड़ियों की याद दिलाएगा। वहाँ की ठंडी हवा की खुशबू के साथ मेरे गानों में वही पाकीज़गी है जो ताज़ा गिरी हुई बर्फ में होती है, और इसी बर्फ के साथ मेरी कई हसीन यादें भी जुड़ी हुई हैं। आज भी उसकी आवाज़ में वही जानी पहचानी मखमली नरमी है, और आज भी यह आवाज़ सुनकर साक्षी के सारे शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। कैसी यादें हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? छेड़ने के अंदाज में रिपोर्टर पूछ रही थी। साक्षी की सांस जैसे हलक में अटक गई। अंजुम ने शरारत से उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, दर्शक जानना चाहते हैं या आप जानना चाहती हैं? फिर हंस के बोला, भाई इश्क मोहब्बत की यादें हैं मैडम। अंजुम अपने गाने की कुछ पंक्तियां सुना रहा था। माथे पर बालों के चंद घूंघर गिर गए थे और साक्षी उसे एकटक देखती जा रही थी। गाना खत्म होते ही पत्रकार ने ताली बजाई और कैमरे में देखकर कहा, तो ये थी एक मुलाकात बर्फ के स्टार अंजुम के साथ। शुक्रवार को ऑल इंडिया म्यूजिकल फेस्टिवल में इनको लाइव सुनना ना भूलें। और अब चलते हैं। पता नहीं कब तक वहीं उसी जगह पे खड़ी रही साक्षी। दिमाग में एक तूफान चल रहा था। जाने आज अंजुम को देखकर उसके अंदर की वो सोई हुई कुंवारी अल्लड़ साक्षी कैसे जाग गई थी। वो साक्षी जिसे उसने समाज की मर्यादा की लोरी सुनाकर थपकियां देकर सुला दिया था और सुला के भूल गई थी, पर वो कैसे जाग गई थी? बाहर आसमान में बादल उमड़ आए थे। अचानक जोर से उनके गरजने का शोर सुना तो साक्षी की नींद टूटी। बाहर बैल्कनी में आकर खड़ी हो गई। बेमौसम की बरसात थी, पर एक अरसे के बाद साक्षी का मन किया उसमें भीग जाने का। हाथ आगे बढ़ाकर उसने पानी की बूंदों को पकड़ने की कोशिश की और बिना कुछ सोचे बारिश में जाकर खड़ी हो गई। आज ऐसे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लग रहा था। अपने अंदर की उस पुरानी साक्षी से इतने अरसे बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने क्यों बुला दिया था उस साक्षी को? ऐसे ही तो जीना चाहती थी ना साक्षी? खुले आसमानों में उड़ना चाहती थी, जिंदगी की बारिश में भरपूर भीगना चाहती थी, खुल के हंसना, टूट के प्यार करना, हाथ में हाथ डालकर घंटों समुद्र के किनारे सैर करना चाहती थी। एक घरेलू सुशील कर्तव्य परायण बीवी नहीं, प्रेयसी बनना चाहती थी। और आज वही हसरतें, वही सपने एक बार फिर अंगड़ाई लेने लगे थे। और साथ ही थी एक अजीब सी बेचैनी। मन में एक ही बात थी कि किसी तरह अंजुम को सुनने जाना था, पर कैसे? नमन के पास तो जाने का न समय था, न उसको संगीत समारोह में जाने का शौक था। टिकट या पास मंगाने पड़ेंगे, पर कहां से और कैसे? साक्षी यही सब सोच रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। नमन सॉरी देर हो गई बोलते हुए घर के अंदर आ गया। फिर साक्षी को गीले कपड़ों में देखकर बोला, पागल हो गई हो क्या? गीले कपड़ों में क्यों हो? चलो कपड़े बदलो, सर्दी लग जाएगी। वाह, क्या आशिकाना मिजाज है पतिदेव का, उसने सोचा, पर बिना कुछ कहे कपड़े बदलने चली गई। खाना खाते हुए कनखियों से नमन की ओर देखते हुए साक्षी सोच रही थी, नमन ने कभी मुझको समझने की या ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुझको क्या अच्छा लगता है, और प्यार मोहब्बत की बातें करनी तो उसको आती नहीं है। नमन ऑफिस की फाइल पढ़ रहा था। साक्षी ने पूछा, ऑल इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल है फ्राइडे को, चलोगे आप? फ्राइडे को मैं 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, नमन ने जवाब दिया। पर तुम हो क्या हो, मैं तुम्हारे लिए टिकट मंगा देता हूँ और ड्राइवर को कह दूंगा, वो तुम्हारी ड्यूटी पे रहेगा। साक्षी का दिल खुशी से धड़कने लगा। थैंक यू नमन, वो मुस्कुरा कर बोली तो नमन भी उसे खुश देखकर खुश हो गया। जानता था कि जितना समय उसे साक्षी को देना चाहिए उतना वो नहीं दे पाता था। ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही साक्षी को एक लंबी छुट्टी पे लेके जाऊंगा और उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। उसने मन ही मन एक बार फिर प्रॉमिस किया।
लेकिन साक्षी को अब सिर्फ फ्राइडे का इंतजार था और फ्राइडे जैसे आ ही नहीं रहा था। आया तो अपने साथ इतने बड़े बड़े सवाल लेके आया। साड़ी पहनी जाए या सूट, कौन से रंग की पहनी जाए, काजल लगाऊं कि नहीं, और बालों में फूल। लेकिन अंजुम की पसंद नापसंद उसके हर सवाल का बखूबी जवाब देती चली जा रही थी। आखिर वो अंजुम से मिलने ही तो जा रही थी। साक्षी शाम को तैयार होकर निकली तो बहुत खुश थी। कितने दिनों के बाद ऐसे तैयार होकर कहीं जा रही थी। नहीं तो हर शाम घर पे नमन का इंतजार करते ही बीतती थी। ऑडिटोरियम में टिकट दिखाकर सिक्योरिटी गार्ड से उसने पूछा, सिंगर्स का ड्रेसिंग रूम कहाँ है? ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने अंजुम था। अंजुम उसको देखकर ऐसे मिला जैसे वो बस उसी का इंतजार कर रहा था। उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया, फिर सबसे मिलवाया। ये मेरी बहुत ख़ास दोस्त हैं, साक्षी। फिर प्रोग्राम के लिए सबसे आगे वाली रिजर्व सीट पर बिठाया। गाना गाते समय अंजुम की नज़रें साक्षी पर ही टिकी हुई थीं, मानो अगर वो कहीं और देखेगा तो साक्षी हवा के झोंके की तरह ओझल हो जाएगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद दोनों पास के रेस्टोरेंट में चले गए। क्या खाया, क्या बातें की, अब कुछ याद नहीं था। याद था तो बस वही जाना पहचाना एहसास, वही इत्मीनान जो मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचकर होता है। अगले दिन मिलने का वादा करके साक्षी वापस घर आ गई। शनिवार को पूरा दिन दोनों साथ में घूमे, समुद्र किनारे घंटों बैठकर लहरों की उथल पुथल देखते रहे। और फिर अंजुम ने वो बात की जो दोनों के मन में तो थी लेकिन अब तक अनकही थी। मेरे साथ चलो साक्षी, तुम्हारे बिना सब बेमानी है। ये नाम, ये शोहरत, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता। साक्षी ने उसके कंधे पर सर रख दिया। सर्दियों में बर्फ गिरेगी और गर्मियों में फिर पहाड़ों पर बर्फ पिघलेगी। तुम अब से हर मौसम में मेरे साथ होगी, वादा करो। साक्षी ने मुस्कुराकर अंजुम की ओर देखा और हाँ में सर हिला दिया। अंजुम ने अगले दिन की दोनों की ट्रेन की टिकट बुक करा ली थी, वही टिकट जो सामने टेबल पर रखी थी। घड़ी में 8 बज चुके थे। सारी तैयारी हो गई थी। नमन के लिए खाना बनाकर कैसरोल में रख दिया था। कुर्ता पायजामा कुर्सी पर था। कमीज़ों को इस्त्री करके अलमारी में करीने से रख दिया था और दवाई की बोतल को वहीं डाइनिंग टेबल पर। दवाई निकालकर कटोरी में रख दूं? नमन को सामने रखी बोतल में से भी दवाई खाना याद नहीं रहता। सुबह ही फ्रिज पर सारे ज़रूरी नंबरों की लिस्ट लगा दी थी। पूरे हफ्ते का मेन्यू बनाकर बाई को दे दिया था और साथ में ये हिदायत भी दी थी कि वो छुट्टी ना करे। क्या मायके जा रही हो दीदी? बाई ने पूछा था तो साक्षी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि जब से उसने घर छोड़ने का फैसला किया था वो अंजुम से ज़्यादा नमन के बारे में क्यों सोच रही थी। आखिर क्यों? घड़ी में 8 बज गए थे लेकिन साक्षी वहीं बैठी सोच रही थी कि उसे नमन के लिए एक चिट्ठी छोड़नी चाहिए थी। चिट्ठी लिखने की कोशिश तो की थी पर कई बार लिख के फाड़ दी। क्या लिखती? मुझे तुमसे शिकायत है कि तुम देर से आते हो, मुझसे ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते हो, मुझे घुमाने नहीं ले जाते, मुझसे प्यार नहीं करते। वो जानती थी कि नमन को प्यार मोहब्बत की बातें करनी नहीं आती, रोमांटिक गाने नहीं आते, पर प्यार तो वो साक्षी से बहुत करता है। उसके प्यार का इजहार करने का ढंग थोड़ा अलग है। पर साक्षी अब ये सब क्यों सोच रही थी? उसका प्यार तो बस अब एक कदम की दूरी पे था। एक ही तो कदम उठाना पड़ता है दहलीज पार करने के लिए, है ना? पर साक्षी वहीं बैठी रही। उसकी आंखें डाइनिंग टेबल पर रखी दवाई की बोतल पर जमी हुई थी। डॉक्टर ने यह दवाई देते समय कहा था, यह दवाई रोज एक फिक्स टाइम पे खाना जरूरी है। नमन ने मुस्कुराते हुए कहा था, डॉक्टर साहब इसकी क्या जरूरत है, मैं हेल्दी डाइट लेता हूँ, बाकी सब ताकत की चीजें खाता हूँ। डॉक्टर ने कहा था, देखो भाई, जिस चीज की कमी हो वो सिर्फ उसी से पूरी होती है, किसी और चीज से नहीं। जिस चीज की कमी हो वो सिर्फ उसी से पूरी होती है, किसी और चीज से नहीं। रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं ना, और कमी तो हर रिश्ते में होगी। उस कमी को पूरा करना चाहिए या उसकी जगह एक नया रिश्ता कायम कर लेना चाहिए। साक्षी का जहन इस सवाल का उससे जवाब मांग रहा था और जवाब तो एक ही था। साक्षी उठी और उसने फोन मिलाया। अंजुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती,
इतने बड़े गुनाह के बाद मैं न खुद खुश रह सकूंगी, न ही तुमको खुश रहने दूंगी। कुछ टाइम के लिए मैं भटक गई थी। आई एम सॉरी। फ़ोन रखकर साक्षी एक नए विश्वास के साथ निकल पड़ी एक नए सवेरे की ओर। सूटकेस उठाया, ट्रेन की टिकट फाड़ के फेंक दी, फ्रिज पे लगी हुई लिस्ट डस्टबिन में फेंक दी और टैक्सी बुला ली नमन को एयरपोर्ट से सीधा लोनावला लेकर जाने के लिए। आज वो कोई बहाना नहीं सुनने वाली थी। आज की खुशियां आज ही बटोरनी हैं, कल पे नहीं छोड़नी है। प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। नमन को ये समझना ही होगा, उन दोनों के बीच इतना फासला नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई तीसरा आ जाए। जो कमी उसको अपने रिश्ते में महसूस हो रही थी, वो उसी रिश्ते से हक से मांगकर पूरी करनी थी, कहीं और से नहीं, कभी नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ।